तो यकीनन जनाब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी पार्लियामेंट और जमहूरियत पर बहुत भारी रहा। जिस तरह की गुफ्तगू पार्लियामेंट में हुई, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उसने पाकिस्तान की जो ऑलरेडी बहुत ही पोलराइज सियासत था उसमें मज़ीद तलखियाँ भर दी। और मैं समझता हूँ कि हर हकीकी जमहूरियत पसंद के लिए पार्लियामेंट हाउस से अरकान की गिरफ्तारी जो थी वो बाइस शर्म भी थी और बाइस तशवीश भी, और उसके बाद जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में वो भी जो लोगों के सबब बनता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई मोतबर आवाज़ें जो थी उनका मुतालबा था कि इस वाक़े की न सिर्फ तहकीकात हों बल्कि ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी हो। और आज गुजरे कल के मुकाबले में फिर हम देखते हैं कि ऐवान का मंजर कुछ बदला बदला नजर आया। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा जो है चल नहीं सकता। उनके बकौल सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना होगा। हमने सियासत को गाली बना दिया है, सियासत को एक गाली बना दिया। आइन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा ना कोई और इदारा चल सकेगा। तो जनाब जहां बिलावल भुट्टो की दो टोक गुफ्तगू से असम्बली का माहौल कुछ बेहतर हुआ, वहीं स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने भी मामलात को संभालने की कोशिश की और ऐवान के तकद्दुस और अरकान पार्लियामेंट के इस्तिक़ाक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स और 4 सिक्योरिटी एहलकारों को 4 माह के लिए मुअत्तल भी कर दिया। लेकिन नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अरकान का अंदाज बदस्तूर जो था जारहाना था और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ कार्रवाई को 8 सितंबर के जलसे का रद्द अमल करार दिया। कोई लाइन क्रॉस हुई तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई, आइन की, फेडरेशन की, इस मुल्क की वादत की और इखलाक की तो बात जाने दें। मजमूई तौर पर पीटीआई के रहनुमाओं का रवैया भी सख्त होता जा रहा है। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के लहजे में तलखी भी नजर आई, शिकायत भी और जारहानापन भी। जो इस पूरे 25 करोड़ का हाउस है, इसके ऊपर हमला हुआ। हमेशा हुकूमत कोशिश करती है कि हाउस का माहौल ठीक हो, लेकिन यहां हमारे बदकिस्मती से एक मिनिस्टर साहब हैं जो खुद ही कोशिश करते हैं कि हालात खराब हो। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से आज एक इलामिया जारी हुआ जिसके बाद जोरों शोर से ये बहस छिड़ गई है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे की मुद्दत में इजाफा कबूल कर सकते हैं, वो ये इजाफा कबूल करेंगे। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब से मुलाकात में कहा था कि अगर जजेस के ओहदे की मुद्दत में कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक इजाफा होगा तो इसे कबूल नहीं करेंगे। इसका मफहूम अब ये लिया जा रहा है कि जी अगर तमाम जजेस के ओहदों की मियाद जो है वो बढ़ाई गई तो चीफ जस्टिस साहब भी इसे कबूल कर लेंगे। वो जो जुडिशल पैकेज के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि वो चंद रोज़ में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उसमें तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत यानी कि रिटायरमेंट एज में जो है उसमें तोसी कर दी जाएगी। कई हुकूमती वज़रा निजी महफिलों में ये दावा भी कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। इस पस मंज़र में पीटीआई की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसके अरकान पर वफादारियाँ तब्दील करने के लिए दबाव भी और लालच जैसे गुर भी आजमाए जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की सियासत में जो बुनियादी टेढ़ापन है वो बदस्तूर कायम है और तजादात हल होने के बजाय तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसे बहुत से तजिया निगार जमहूरियत और इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक करार दे रहे हैं। बकौल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के कि बदकिस्मती से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो मार्शल दौर में भी कभी नहीं हुए। हुकूमत खौफजदा है किसी बात से, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शल के बदतरीन दौर में भी नहीं थे। जलसा इस्लामाबाद से बाहर था, गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया। एक जलसे के गिर्द सारा जो है निज़ाम चल रहा है। आप क्यों जलसों से घबराते हैं? जलसे करना अवाम का हक है। जलसे से पहले ऐवान में कानून भी पास किया गया। तो जनाब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कानूनदा मोहतरम इत्तेज़ाज़ अहसन साहब। इनसे पूछते हैं कि जो कानूनी पैकेज लाया जा रहा है उस पर इनकी क्या सोच है। इत्तेज़ाज़ साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। जुडिशल पैकेज लाने की तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं। अभी तक जो उसके खदोखाल सामने आए हैं, क्या लगता है कि इसके आने के बाद इंसाफ का असूल जो है क्या लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा या फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा? जनाब नहीं, ये तो क्विड प्रोको है। ये तो कादी साहब ने आज सारा अफशा कर दिया राज। क्विड प्रोको है। क्विड ये कि कादी साहब को गवर्नमेंट को ये पहले देंगे कि गवर्नमेंट के को वो सीटें जो सुन्नी तहरीक को और उसको जानी थी या इंडिपेंडेंट रहनी थी, वो दे दी जाएंगी गवर्नमेंट की पार्टी को। वो मुस्लिम लीग नवाज़ को मेनली दे दी जाएंगी। अब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी। अब 2/3 मेजॉरिटी का इफ्जाना जो देना होगा कादी साहब को, वो गवर्नमेंट देगी।
कि काजी साहब के की मियाद जो है वो बढ़ा दी जाए। अब काजी साहब अकेले ये मियाद अपनी बढ़ाते हुए एम्बेरस होते थे, इसलिए ये तय हुआ है कि तमाम जजेस की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, उनकी रिस्पेक्टिवली 3-3 साल मियाद बढ़ा दी जाए। अब काजी साहब जिन्होंने कल कहा था कि मैं अपनी टेन्योर नहीं बढ़ाऊंगा, वो कहेंगे कि और मैं इस्तीफ़ा दे के चला जाऊंगा, वो और दो टोक अल्फाज में कहा था। वो कहेंगे अब कि जी ये तो मैंने ना इस्तीफ़ा दिया है, ना मैंने अपनी टेन्योर एक्सटेंशन ली है, ये तो टेन्योर ही मेरा बढ़ गया है सबके साथ, तो मैं इसमें पाबंद नहीं हूँ इस्तीफ़ा देने का, वो टेन्योर ही बढ़ गया। अच्छा ये बताइए और फिर अब देखें एक मिनट, नहीं ये तो ये हो गया ना एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से अब फिर जब काजी साहब का टेन्योर बढ़ेगा तो काजी साहब ने भी कुछ देना है। वो देना है कि काजी साहब उसके बाद बेंचेस में और फेवरेबल जजमेंट्स का देंगे, पर फिर गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी कि गवर्नमेंट फिर क्विड प्रो को जब आएगा वो ये आएगा कि जजेस की तादाद बाय लॉ बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यकीनन ज़रूरत नहीं है। वो पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कर सकती है। ये मुतनाज़ा है कि क्या प्रेसिडेंट साहब खुद ही कर सकते हैं कि नहीं, पर वो भी जब जाएगा तो वो काजी साहब विल टेक केयर ऑफ इट। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो रिटायरमेंट की एज में इजाफा है, उम्र में इजाफा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी इसके लिए, या ये भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगी, झेली किस्म की कानून साजी हो जाएगी? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। तो हुकूमत के पास जो हर हाई कोर्ट के जज के लिए ये हो जाएगी 62 से 65 साल, और हर जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 65 से 68 पे रिटायर होगा, 3-3 साल मिल जाएगा। अच्छा इजाज़ साहब, आपका इतना तजुर्बा, आपका लॉ का कानून के मैदान में इतना तजुर्बा है, मैदान सियासत का तजुर्बा है। हमने सुना था कि कानून साजी होती लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, वो मखसूस सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए नहीं होती, और वो इसलिए नहीं होती कि कोई कहते हैं ना कि किसी को ज़ाती तौर पे फ़ायदा हो। तो जब इस तरह की कानून साजी जैसे कि आप फरमा रहे हैं हो रही है, नतीजा क्या होगा हमारी सियासत पर, हमारे निज़ाम इंसाफ पर? नतीजा क्या होगा इसका, क्या असरात होंगे, और क्या तदाद बढ़ेंगे, महाज़ाराई बढ़ेगी, और क्या बाकी जजेस इसको कबूल कर लेंगे इस तरह की बात को? जी ये तो तवक्को करते हैं कि सब जजों को अगर सबको मिल के रिश्वत दी जाए तो सारे ले लेंगे, कोई एक दो अलहदा करके किसी को देंगे तो वो नहीं लेगा। ये एक शहबाज शरीफ की जानिब से एक रिश्वत का तरीका है कि आपको हम 3-3 साल दे देते हैं, फिर आप अच्छे बच्चे बन के हमारे साथ चलिए। ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी सन 2002 में किया था, जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव किया था। 3 साल उसको मिले थे जिसमें रिवाइव करने। 1999 में उसने टेक ओवर किया था, 2002 में उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव किया था, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इख्तियार दिया हुआ था कानून आइन में तरमीम करने का, वो तरमीम करके, और वो तरमीम जो उसने की थी वो उसमें यही 68 साल और हाई कोर्ट के 62 से 65 साल रिटायरमेंट एज कर दी थी। उसके हम बहुत खिलाफ थे। बीबी शहीद ने उसके खिलाफ बहुत बयानात दिए, वो मुल्क से बाहर थी, एग्ज़ाइल में थी, पर हमने जब हम पीपल्स पार्टी के थे, हमने लीड की फाइट अगेंस्ट दिस कि ये हम सब जजों को रिश्वत नहीं दे सकते कि हम रिश्वत दे रहे हैं सब जजेस। अच्छा इस मरतबा क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्या आपको लग रहा है इस मरतबा क्या पोस्चर होगा, क्या पोजीशन होगी पीपल्स पार्टी की? मैं तो सोचता हूँ कि बीबी ने इतना क्लियरली लिया था इस पे, इतना क्लियरली कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा मेरे ख्याल में इसको सपोर्ट करना। मैं उस
मुशावरत में तो नहीं हूँगा, पर मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए मुश्किल होगा कि बीबी ने शिद्दत से, शद्दोमद से इसको अपोज किया था, और 17वीं तरमीम, जो ही 17वीं तरमीम हुई उसमें, ये 18वीं से पहले, उसमें ही 2003 में इसको उड़ा दिया गया। 2002 के बाद 2003 में ही उड़ा दिया गया। अच्छा, फिर ये तो हो गया मतलब पीपल्स पार्टी का। मुमकिन आप उसके बात करें कि माजी में क्या किया और अब क्या हो सकता है। बुकला बरादरी का क्या मौक़िफ़ होगा? मुझे याद है कि मुज़ाहिमत तो माजी में हुई, अब भी बाद उसके जो रहनुमा हैं कह रहे हैं कि जी ये सही नहीं हो रहा। आपके ख्याल में बुकला बरादरी मैदान में होगी? कैसे पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद फ्रिक्शन जो है वो बढ़ेगा, कंट्रडिक्शन बढ़ेगा? नहीं जी, बुकला बरादरी को अब आना पड़ेगा। बुकला बरादरी बिल्कुल निकलेगी, 2007-2008 की तरह निकलेगी, और इसको बड़ी हमारी नौजवान क़यादत बड़ी इस मामले में खूब जानदार है और ताकतवर है। हम जो 1907 में 65-66 साल के थे और बड़े काफ़ी हरकत में थे, हमारे से ज़्यादा हरकत में अब जो नौजवान हैं, और वो बिल्कुल इसमें निकलेंगे। ये तो एक तरफ पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही है, इधर से जुडिशरी की बेतौकीरी। ये समझाइए कि हुकूमत को इतनी क्या प्रेसिंग, मतलब इतना क्या दबाव है किस तरह की वो कानून साजी करे कि गोल पोस्ट को चेंज कर दे, बजाय इसके कि वो कंसेंसस बिल्डिंग करे, वो तमाम इक़दाम करे कि जिससे पाकिस्तान के अंदर जो है तजादात में इजाफा हो रहा है और महाजराई में इजाफा हो रहा है। क्या आपका सस्पेंट है? देखें ज़िया साहब, हर MNA MPA बशमूल प्राइम मिनिस्टर, हर MNA MPA जो पंजाब से मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब हुआ है, उसके सहन में एक लाश गड़ी हुई है, एक लाश गड़ी हुई है। अब उसको खौफ है कि वो ना निकल आए, उसके लिए वो आईनी तरमीम भी करेगी गवर्नमेंट, उसके लिए कानून की तरमीम भी करेगी, उसके लिए अदलिया को भी देर करने की कोशिश करेगी, और बूटों वालों के साथ के पैर पकड़ने की कोशिश करेगी। और बशमूल नवाज शरीफ, हर MNA MPA जो मुस्लिम लीग नून का पंजाब से मुंतखब हुआ है, उसके सहन में एक लाश दफन है। और वो लाश मैं बताऊँ आपको कौन सी है जी। वो फॉर्म नंबर 45। जिस दिन फॉर्म नंबर 45 अदालत में पेश हो गई, इनका कुछ नहीं बचना, क्योंकि नवाज शरीफ की फॉर्म नंबर 45, शहबाज शरीफ की, मरियम की, ये जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की थी तो आपने देख ही लिया था। इन्होंने 4 घंटे के अंदर सारी डाउनलोड कर दी, क्योंकि उनमें नवाज शरीफ के कोई 19,000 की बजाय 1,30,000 वोट किए हुए थे, और कटिंग्स और ओवर राइटिंग से। और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी हैं, उनके कोई 1,18,000 से 13,000 किए हुए थे। मतलब पूरी सियासत दाव पे लगी है बहुत सारे नून लीग के रहनुमाओं की। ये बताइए, एक और बड़ा अहम नुक्ता ये है कि जी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो है उसके सेनेटर मुंतखब नहीं हुए और ऐवान जो है नामुकम्मल है। क्या समझते हैं कि कोई ये पहलू निकल सकता है कि इस तरह का, मतलब अगर आपकी कहते हैं ना कि ऐवान नामुकम्मल और वो इस तरह की कानून साजी कर सकता है, क्या जायज़ होगा कि एक फेडरेटिंग यूनिट की नुमाइंदगी नहीं है वहाँ पर भरपूर तरीके से? जी देखिए जी, ये सेनेट इज़ द हाउस ऑफ द फेडरेशन एंड पाकिस्तान इज़ द फेडरेशन। इसमें किसी एक के इतने ज़्यादा टोटल एब्सेंस के बाद एक यूनिट के वो फेडरल वोट और इलेक्टोरल कॉलेज फेडरल तो नहीं रहता। तो ये तो हम पहले भी कह चुके हैं, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, लेकिन जी ये
ये उनके बलबूते पे, जिनको लिए 9 मई एक बहुत उनके लिए ऐसा दिन है जिस दिन सब कुछ मिलिया मेट हो जाएगा, जिस दिन उसका फैसला होगा, सब कुछ जो सब दहशत गर्दों को सजाएं हो जाएंगी। हालांकि ये नहीं पता कि ट्रायल जब ओपन होगा, क्योंकि अगर मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी हुआ जो हो नहीं सकता तो ओपन ट्रायल तो होगा। ओपन ट्रायल में ये अब मुझे नहीं पता मुल्ज़िम इसमें कोई बलवाई होगा प्राइवेट, या मुस्लिम आईजी या मुजरिम आईजी पंजाब होगा। ये तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उस पे पता लगेगा, और उसमें बताना पड़ेगा आईजी पंजाब को कि उसके किसी एसएचओ, कोई एसएचओ अगर वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ आग लगी रही थी, तो वो उसने किसी एसएचओ को वक्त मुख्तसर है, नोटिस जारी किया। वक्त मुख्तसर है। मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा कि बहुत से तज्जियाकारों का ये कहना है कि जी इसलिए आप देख रहे होंगे पार्लियामेंटेरियंस को कुछ गिरफ्तार हुआ, पीटीआई पे क्रैकडाउन हुआ, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जी ऐवान में अगर नंबर्स कम हो जाते हैं तो हुकूमत को जो है कुछ नंबर गेम में फ़ायदा होगा। क्या ये तज्जिया या ये क़यास-आराई दुरुस्त है? हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ ये है कि जो आईनी तरमीम है उसकी गिनती का इन्हिसार जो लोग हाजिर मौजूद हैं उन पे नहीं है। उसकी गिनती 2/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन पार्लियामेंट है। वो अगर वेकेंट हो सीट या वो उस पर गैर हाजिर हो एमएनए या सेनेटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो 224 के 224 ही चाहिए होंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो पाकिस्तान की जो सियासत की महाज़राई है उसकी नब्ज़ जांचने के लिए हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध के साबिक़ गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, सीनियर सियासी रहनुमा। इनसे पूछते हैं कि सियासी जो है हिद्दत किस तरफ जा रही है और क्या इससे हमारे कहते हैं कि क्या इससे असरात पड़ सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर और क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब अपना कीमती वक्त देने का। सारा झगड़ा जो शुरू हुआ, हम देख रहे हैं कि अरकान गिरफ्तार हुए पीटीआई के, इस बात पर कि जी जलसे का जो वक्त था वो बढ़ा दिया गया, 7 बजे की जगह जो है उन्होंने ओवरशूट किया लिमिट। अब अगर हम माजी के जलसों में देखें, और आपका तो बहुत तजुर्बा रहा है कि क्या किसी ज़माने में इस तरह की शराइत आयद की जाती थी कि जनाब आपको वक्त पे इतने बजे जलसा शुरू करके इतने बजे ख़त्म करना चाहिए? जी आमिर, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई एम अ पर्सनल विटनेस। 3-3.5 साल तक जितने भी जलसे मरीम नवाज़ ने किए, एक तो उनमें मैं पर्सनली मौजूद होता था, तक कोई ऐसा मेरा ख्याल है जलसा नहीं होगा जिसमें मैं नहीं था। और चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में था या आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में या पाकिस्तान के किसी भी जगह। एंड आई कैन टेल यू, और ये कोई आप मुस्लिम लीग वाले से आप पूछ लें, ये तो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ था। टाइमिंग कभी भी नहीं डिस्कस हुआ, डिस्कशन तक नहीं थी। ये ज़रूर होता था जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं कि जी जलसा जो है 2 बजे फॉर एग्जांपल या 5 बजे शुरू होगा। एंड टाइम तो होता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये अगर आपने 5 बजे का टाइम दिया होता तो वो 5 बजे स्टार्ट ही नहीं होता। तो पहले तो ये जो था ना 4 से 7, ये तो पहले ही एक डिक्टेटोरियल एक ऑर्डर के तौर पर था। अब मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो फेमस गुजरांवाला का जलसा था, जो जिसमें नेम कॉलिंग की गई थी फर्स्ट टाइम अक्टूबर 16, 2020 को, उसमें मैं खुद मरीम नवाज़ के साथ लाहौर से पहुंचा था। जलसा स्टार्ट होना था 7 बजे, हम वहाँ पहुंचे थे 10:30 बजे। 1-1:30 बजे तक जलसा था। और ये नहीं था कि 1-1:30 बजे किसी ने कहा आपको। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब 2019 में मरीम नवाज़ ने जलसे शुरू किए थे, पहला जलसा था फैसलाबाद में रात के 3 बजे आई रिपीट इट, 7 बजे से रैली शुरू हुई थी, 3 बजे जाके वहां जलसा स्टार्ट हुआ था राना सनाउल्लाह के घर, उनके सामने एक ग्राउंड है। कोर्ट मोमिन में एक जलसा किया था, सुबह की अजान हो रही थी, रात के 8 बजे से रैली पूरे शहर में फिर रही थी। पाकपतन में 2:30 बजे खत्म हुआ था। हाउ यू नेम इट, कोई एक जो फेमस दिसंबर 13, 2020 का जलसा था लाहौर का,
जिसमें कहते हैं कि जी वो सक्सेसफुल नहीं था जलसा, और उसकी एक रीज़न जो थी कि जी इतना लेट कर दिया था मियां नवाज शरीफ जब बोलने के लिए आए थे कि लोगों ने जाना शुरू कर दिया था, लोगों ने जाना शुरू कर दिया, मना नहीं किसी को किया गया था कि जी आपकी देर हो गई है। सो पहले ये तो इस किस्म की तो एक ऐसे मिलिट्री रजीम में ही कहा जा सकता है कि आप 4 से 7 बजे, और उसका फिर इस किस्म का रिएक्शन हुए। मैं तो आपको ये बताऊं कि कभी कोई जलसा हो ही नहीं सकता था 3.5 साल जो मैंने जलसे देखे। और लास्ट जलसा जो था, लास्ट जलसा जस्ट अ वीक बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो जेलम में था, क्योंकि लाहौर से रैली इस्लामाबाद तक जारी थी। जेलम में रात के 12 बजे, होना कितने बजे था? रात के 8 बजे। कितनी देर बाद शुरू हुआ? 4 घंटे के बाद। मरियम नवाज ने उसमें भी खिताब कर रहा था। ये बताइए, आपने बड़ी तफसील से बताया आपने कि जी माजी में इस तरह जलसे होते, तो मुझे भी याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे हों, किसी भी जमात के हों, तो सिर्फ नून लीग के नहीं, तमाम जमातों के। क्या वजह है कि इंतजामिया को इस तरह का एक उनको टाइम फ्रेम देना पड़ा कि जी 3 घंटे में? क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे बदल गए कि अब जनाब किसी से कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 घंटे में आप जलसा निपटाएं? और क्या बाकी जमातों में भी इसका इतलाक होना चाहिए आपके नज़दीक, या हम वी शुड गो बैक टू द गुड ओल्ड डेज? जी देखिए ना, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं आमिर। कोई भी PMLN का जलसा होगा आइंदा चंद महीनों में या आइंदा सालों में, या पीपल्स पार्टी का होगा, कभी आप नोट कर लेना कि 2 घंटे से पहले जलसा स्टार्ट या उन पर ऐसे कथन। तो पहले तो आप देखें, जब आप कहते हैं कि जी आपने रिस्पांस, आप 7:30 बजे 6:15 बजे से बयान आना शुरू हो गया था शायद डिप्टी स्पीकर का कि जी इतला दे दी गई है कि 45 मिनट रह गए। क्यों इतला दे दी गई है? क्या हो रहा है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जलसा हो रहा है, आपने इजाजत दी है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कह दूं, आपने 30 जगह नाके लगाए हुए थे, आपने तो डिले खुद किया था 30 प्लेसेस। और एक वीडियो है आमिर जिसमें जो PTI की लीडरशिप है, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी हैं, सलमान अकरम राजा भी है, वो पहाड़ियों से होते हुए पैदल चल के आ रहे हैं। मैंने जितने जलसे अटेंड किए थे, और मैंने आपको जिस तरह से बताया, तकरीबन हर जलसे में हमारी कार तो जाके खड़ी होती थी वहां जलसे का के नीचे स्टेज पर या उसके पीछे, और आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले जाते। अब यहाँ आप तमाम मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आप टाइम पर खत्म क्यों नहीं किया। आप सारे आपने वो इकदामात किए जिसकी वजह से झगड़ा होना था, फसाद होना था। अच्छा, अब चले, जलसे की तो बात हो गई। अब हम देखते हैं जो मुल्क की मजमूई सियासी फ़ज़ा है, जिस तरह से PTI के अरकान की गिरफ्तारी हुई, जलसे पे झगड़ा हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में जो कुछ गुज़श्ता रोज़ हुआ, आज तो खैर फिर भी हालात ज़रा से बेहतर थे। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो रही है, निज़ाम मजबूत हो रहा है, या इसके बरक्स चीज़ें हो रही हैं? किस तरह से देखते हैं आप कि टेम्परेचर जो बढ़ गया है वो क्या पे खत्म होगा? जी I think the political system has become dysfunctional, कोलैप्स हो गया, बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। जब पार्लियामेंट में जाके अंदर घुस के और लाइटें बंद करके, वो स्पीकर साहब का मैं सुन रहा था बयान कि CDA को भी उन्होंने नोटिस दिया है, जिनकी मर्जी से लाइटें बंद की गई। अब आप ज़रा इक़दामात उठाएं कि ये इस मुल्क की हालत है कि CDA पार्लियामेंट की लाइटें बंद कर रहे हैं। अगर मैं स्पीकर साहब से पूछूं, आपको, मुझे, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को पता था रात के 8 बजे से क्या हो रहा है, तो स्पीकर साहब को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। स्पीकर साहब को नहीं पता था कि वहाँ मैसूर हैं MNAs, कितने 6, 7, 8 MNAs वहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ के वो किया गया। तो व्हाट डू यू कॉल दिस? अगर पार्लियामेंट की सेंक्टिटी ख़त्म होगी तो जमहूरियत क्या बची है? वैसे भी कौन सी कोई बची थी? तो वैसे भी रबर स्टैम्प थी, वैसे भी हर ड्रैकोनियन लॉ वहाँ पास हो रहा था। अभी 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद के हवाले से पास हुआ है कि जी जलसा जो करेगा बगैर मर्जी के तो 3 साल। और मैं तो ये आपको ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद तक में हमने जलसा किया, उधर रेड जोन में जलसा किया, ना कोई रोक टोक थी। और ये जनवरी 2021 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021 था। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हुकूमत पे तो तनकीद हो रही है, और बहुत तनकीद हो रही है। उसने जिस तरह की कानून साजी किया, जो उन्होंने इंतजामी इक़दाम किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी तनकीद ये हो रही है कि जनाब वो भी अपनी पुरानी गलतियाँ जो हैं दोबारा बार बार दोहरा रहे हैं। कि वो जिस तरह से मतलब है कि जो एक ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं अपने जलसों के अंदर, जो वो ज़बान इख्तियार कर रहे हैं, और जो धमकी आमेज़ उनका लबो लहजा है, आपके ख्याल में उसकी वजह से भी रद्दमल हो रहा है? अब बेशक हम कहें कि जी रद्दमल जायज़ नहीं है या जायज़ है, वो एक अलग बहस है, लेकिन PTI को भी क्या अपनी चीज़ों को दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है?
बिल्कुल रीथिंक करने की ज़रूरत है, देयर इज़ नो डिस्प्यूट अबाउट दैट, बट आमिर देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत वक्त पर होती है कि वो हालात साजगार, पाकिस्तान का एक आइन है, उसमें जमहूरियत है, उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर पार्टी को आज़ादी है, और यहाँ यू आर डीलिंग विद अ पार्टी दैट इज़ सपोजिटली द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन द कंट्री, आप उसके साथ डील कर रहे हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, अगर आप साजगार माहौल क्रिएट करेंगे, अगर आपकी पुलिस की नफरी उस ताबे होगी कानून के कि जी जिसके तहत आपने डील करना है, या आपके कोर्ट्स आज़ाद होंगे जो कि नहीं हैं, आपकी मीडिया आज़ाद होगी जो कि नहीं है, तो फिर आपकी इस किस्म की चीज़ें भी रिएक्शन में होंगी कि जी किस एग्रेसिवली। अब एक इतने मुश्किल से इतने महीनों के बाद उनको जलसे की इजाज़त मिली और उसमें भी बहुत पाबंदियां। अच्छा, मुझे ज़रा सा इसमें ख़ता कलामी करने दें, क्योंकि यहाँ पे हम मुख्तसर सा वक्त जैसे ही वापस आएंगे तो इसी मौजू पे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, हमारी गुफ्तगू सिलसिला जारी है मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। ज़ुबैर साहब, एक और बात हमने देखी कि इमरान खान ने इस जलसे के बाद और गिरफ्तारियों के बाद ये कहा कि जी अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं होगी। क्या समझते हैं कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? जब सियासत में बातचीत ही ना हो रही हो तो फिर किस तरह से मामला जो हैं सुलझेंगे? जनाब आमिर, मैं एक चीज़ वो कहना चाहता था जी कि आपको पता है कि पंजाब की असेंबली जनवरी 2023 में तोड़ी गई थी, और उसके हिसाब से पाकिस्तान के आइन के हिसाब से अप्रैल 2023 में इलेक्शंस होने थे 90 दिन में। वो 1.25 साल तक नहीं हुए, 1.25 साल मतलब साल लेट किए, तो उस पर कोई चढ़ाई नहीं हुई, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एक जलसा जो हो रहा है, जो 7 बजे खत्म होना था और वो नहीं हुआ, उस पर आपने रिएक्शन देख लिया क्या? मतलब पाकिस्तान की तरजीहात देख लें कि आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से, लोगों के मैंडेट के हवाले से, उधर कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जी आपने चंद मिनट क्यों लेट किए, इसलिए धावा भूला गया। एनीवेज, जो इमरान खान ने कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात ना करने का, उनका अपना इंटरनल तजर्बा है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो पिछला जलसा मनसूख किया गया था अगस्त की शायद 22 को होना था क्या, वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मर्जी से हुआ था, और इमरान खान को कहा गया था शायद हालात की वजह से या जिस वजह से भी, एंड इमरान खान एग्रीड, और वो उसके ऊपर फ्लैग भी आया PTI के ऊपर उसके सपोर्टर्स की तरफ से कि जी ये हर दफ़ा लास्ट मिनट पे आके आप क्यों कैंसिल करते हैं, एंड दैट वाज अपेरेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिस्कशन, जो कि एक लिहाज से पॉजिटिव चीज़ थी। लोग जो भी कहें कि जी एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, बट रोल तो नहीं है, इसमें तो कोई तो राय नहीं है हमारे आइन के मुताबिक, बट रियलिटी ये है कि इस हुकूमत का कोई रोल नहीं है, जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई रोल नहीं है, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। सो अगर आपने बात को आगे बढ़ाना है तो आप किससे बात करेंगे? आप एस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे। सो इमरान खान ने अगर ये डिसअपॉइंटमेंट में आके कहा है कि जी वो ख़त्म कर रहे हैं, अब होप के एस्टेब्लिशमेंट गोज़ बैक टू हिम और कुछ एक्सप्लेन करें, कुछ ऐसे इक़दामात उठाएं जिससे उनको कंफर्ट मिले और ये बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो, क्योंकि अगर वो बातचीत नहीं होगी तो ये तो स्टेलमेंट रहेगा, पोलराइज सिचुएशन रहेगी, और ये पाकिस्तान के लिए PTI या PMLN की बात नहीं, पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है ये बहुत ही डेडली एक चीज़, खतरनाक सूरत हाल है एक इतनी बड़ी। अच्छा, अभी कहने वाले कहते हैं जी PTI की सियासत बंद गली में है, हुकूमत की सियासत बंद गली में। आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि स्टेलमेट है, हर चीज़ फंसी हुई है। अब इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए पहलकारी ज़ाहिर है कि जिसके पास इख्तियार और इक़्तिदार है वही करेगा, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। तो आप भी इमरान खान साहब की तरह कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को जो है कुछ मतलब है पहलकारी करनी चाहिए, उससे इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी देखें ना, मैं तो ये बिल्कुल कंसीड करने के लिए तैयार हूँ कि जी आपको उससे रूलिंग पार्टी से बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, उसकी डाउन साइड नहीं है, पॉलिटिकल कोई है नहीं है वो मैं नहीं कह रहा, बट बातचीत तो करनी चाहिए। पार्लियामेंट में तो जाते हैं, बैठते हैं, तो बात भी ज़ाहिर है स्पीकर को एड्रेस करते हैं। स्पीकर कौन है? जो हुकूमत का नुमाइंदा है। लेकिन एक मसला ये है कि हुकूमत के लिए बातचीत करना, कंस्ट्रक्टिव बातचीत करना नामुमकिन है, क्योंकि मसला ये है कि हुकूमत और अपोजिशन PTI के दरमियान बातचीत का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है PTI का मौक़िफ़ ये है कि ये असेंबली जो है ये मैंडेट लेके नहीं आई है, ये फॉर्म 45 के बेसिस पर नहीं है, 47 के बेसिस है। क्या हुकूमत इस चीज़ को कंसीड करेगी? क्या हुकूमत कोई ऐसा इकदाम उठाने के लिए तैयार होगी
जिससे पीटीआई सेटिस्फाई हो कि जी ठीक है, ट्राइब्यूनल्स इस किस्म के लगाएं और उनको तेज़ी से चलाया जाए ताकि जो इलेक्टोरल जो भी कंसर्न्स हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं पीटीआई की नज़र में, उसको एड्रेस किया जाए। अब जिस मुल्क में, मैं ये कहता हूँ, जिस मुल्क में 7 महीने के बाद कैपिटल इस्लामाबाद के 3 हलकों का मसला सॉल्व ना हो, मसला क्या है, फॉर्म 45 का टोटल जो है फॉर्म 47 से मैच नहीं करता। अगर 7 मंथ्स में हम ये नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान का आप खुद मुस्तकबिल देख लेना हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, so, अगर आप थोड़े से इकदाम, हाँ, हल क्या है, क्या स्टेलमेट को तोड़ा कैसे जाए, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? एक कहीं से बात आ रही कि जी फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा, भाई कोई कौमी हुकूमत बना दें और वो एक आगे बढ़ने का जो है रास्ता जो है वो मुहैया करे, कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, उसमें जो मुतनाज़ा शख्सियात हैं पीछे हट जाएं। आपके नज़दीक क्या रास्ता होगा? जी, मेरे नज़दीक आमिर, मैं नहीं इस चीज़ पर एग्री करता कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या। पाकिस्तान में 77 साल से हमने गैर आइनी तरीके से हुकूमतें हटाई हैं, बनाई हैं और रन करने की कोशिश की है। कभी मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई, कभी हाइब्रिड सिस्टम था, कभी 2 नंबर तरीके से इलेक्शंस करवाए गए। भाई एक तरीका आजमा लें ना, आइन के हिसाब से। आज भी आइन के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मत दे दे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आइन के हिसाब से इलेक्शंस की इरेगुलरिटीज़ एड्रेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसका तरीक़ेकार कोई डिफाइंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बेसिक है। इसके अलावा तो आप चल ही नहीं सकते। सो ना पीटीआई सेटिस्फाई होगा और ना ही मैं चाहता हूँ कि ये बांग्लादेश टाइप सिचुएशन हो जिसमें इतना फसाद हो कि हुकूमत का तख्ता हो, वो किसी के लिए भी सही नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, मुस्लिम लीग या पीटीआई के लिए। सो एक ही तरीका है पाकिस्तान का, एक दफ़ा आजमा के देख लें कि आइन को टेस्ट कर लें, आइन के हिसाब से चलें और उसमें पर्सनैलिटी को सामने ना रखें। तो फिर उसका क्या होगा, फिर इमरान का क्या होगा, शहबाज शरीफ का क्या होगा। हम पहले पर्सनैलिटी रखते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी अच्छा अगर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिया तो इमरान आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आपके आइन में बहुत सख्त कमजोरी है कि कभी आप कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो का रास्ता रोकना है, कभी कहते हैं बेनजीर का रोकना है, कभी कहते हैं नवाज शरीफ का रोकना है, कभी कहते हैं कि इमरान खान का रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इन्होंने आसान और सहल नुस्खा जो है वो बताया कि जी आइन पे अमल कर लें और वो जो है इस सियासत की उलझी डोर को सुलझाने में मददगार होगा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।